प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 10वें चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि एक वस्तु जो है वो पृथ्वी के सिर्फ गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गमन करती है, यानी पृथ्वी की तरफ गमन करती है, या यानी ऊपर से नीचे की ओर गमन करती है, नीचे से ऊपर की ओर गमन करती है, उस अवस्था में इसकी गति के कुछ समीकरण हैं। सबसे पहले हम उन गति के समीकरणों को समझेंगे और फिर इन्हीं समीकरणों पर आधारित हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ संख्यात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और हर बार एग्जाम में इन संख्यात्मक प्रश्नों में से कम एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, इसलिए आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो गति के समीकरण हैं एज इट इज़ हमारी 11th क्लास में भी आते हैं, इसलिए आज का लेक्चर हमारा और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपने कोई भी पार्ट जो है इसका स्किप नहीं करना है, और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको ये संख्यात्मक प्रश्न भी इतने आसान लगने लगेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो आप बिना कॉपी पेन के सोल्व कर दोगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस कॉर्नर पर जो है आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए फर्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और याद दिलवा देता हूँ कि इससे पहले हमने गति चैप्टर में एक बात सीखी थी कि एक वस्तु अगर सीधी रेखा में गमन करती है और उसका त्वरण जो है वो एक समान है, ठीक है, ए क्या है, एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है, तो ऐसी वस्तु की गति के लिए हमने 3 समीकरण पढ़े थे। इनमें से पहला जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at, और दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर बराबर 2as। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर u क्या है, इस वस्तु का आरंभिक वेग है, यानी आरंभिक बिंदु पर जो वेग है वो u है, जहाँ से वस्तु शुरू हुई है। और v क्या है, इसका अंतिम वेग है। और आरंभिक बिंदु a से आरंभिक अंतिम बिंदु b तक, यानी a से b तक का जो विस्थापन है उसको हमने s का नाम दिया है। s क्या है, यहाँ पर विस्थापन है। ठीक, विस्थापन को हमने किसका नाम दिया है, s का। तो u v a s और t क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया गया समय है, t क्या है, समय है। ठीक, तो यहाँ देखिए कि इस टाइप की गति के लिए हम ये 3 समीकरण पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इस गति की खास बात क्या है कि त्वरण एक समान है और एक सीधी रेखा में इसकी गति है। अब हम बात करते हैं कि यदि एक वस्तु सिर्फ गुरुत्व बल के प्रभाव में गति करती है तो क्या होगा। तो ये मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह है, ठीक, और एक वस्तु जो है वो मान लेते हैं कि एक बार ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक, तो इस अवस्था में देखिए गति जो यहाँ पर, तो इस अवस्था में देखिए कि वस्तु जो है एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, जैसे यहाँ पर सीधी रेखा में है ना, यहाँ पर भी गमन क्या है, सीधी रेखा में है। और दूसरी बात हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की सतह के नज़दीक जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, g, इसका मान क्या है, इसका मान स्थिर है। तो जैसे यहाँ पर a एक समान है, यहाँ पर ये त्वरण भी क्या है, एक समान। तो यहाँ पर ये जो गमन है, ये जो गति है वस्तु की, ये भी क्या है, एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण वाली गति है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों समीकरण इस अवस्था में भी लागू होंगे। ठीक है,
तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। अतः गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गमन करती हुई किसी वस्तु पर एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण जो है वो लागू होंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि यदि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गति करती है तो यहाँ पर वेग की दिशा देखिए, वेग की दिशा नीचे की तरफ है और जी की दिशा तो हमेशा होती ही नीचे की तरफ है। तो इस अवस्था में जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गमन करती है तो ए जो है वो प्लस जी के बराबर लिया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि त्वरण जो है वो धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गमन करती, मान लिया आपने वस्तु जो है बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ फेंक दी, ठीक, तो अब वेग की दिशा देखिए कौन सी होगी। वेग की दिशा जब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही तो वेग की दिशा तो ऊपर ही होगी, लेकिन जी की दिशा मैंने आपको बताया हमेशा ही कहाँ होगी, नीचे की तरफ। तो इस अवस्था में ए जो है वो किसके बराबर होगा, वो माइनस जी के बराबर होगा, यानी यहाँ पर त्वरण जो है वो ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, माइनस जी के बराबर लिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा दूसरी बात और देखिए कि जैसे हम वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, मान लिया आपने छत पे चढ़ के कोई पत्थर छोड़ दिया, तो जब पत्थर आपके हाथ में है शुरू में, तब इसका आरंभिक वेग क्या है, 0 है। तो ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसका आरंभिक वेग अगर ऊपर से ड्रॉप की जाती है उस अवस्था में आरंभिक वेग क्या लेंगे, 0 लेंगे। और यदि मान लिया आपने कोई पत्थर जो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंक दिया तो हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके तो रुकेगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा। तो जो इसका इस केस में जो अंतिम वेग है वो 0 लिया जाएगा। ठीक, इस बात को भी मैं न्यूमेरिकल्स में यूज़ करूँगा। ठीक, तो अब देखिए इन्हीं समीकरणों को हम गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के समीकरण मानेंगे। बस फर्क क्या है, एक ही जगह पर प्लस जी या एक ही जगह पर माइनस जी रखेंगे। प्लस जी कब रखेंगे, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, और माइनस जी कब रखेंगे, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर आएगी। बाकी और कोई नए समीकरण हमारे लिए नहीं है। कुछ एक बुक्स में इनको ऐसे लिख करके दिखा भी रखा है कि ऊपर से नीचे की और गमन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एक ही जगह पर g कर दिया gt, और s की जगह h भी ले रखा है और s की जगह पर s भी ले रखा है। वैसे तो s जो है वो किसके बराबर होगा, इस केस में हाइट के बराबर होता है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, इस तरह से लिख करके भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये 3 समीकरण जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी के हैं, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के 3 समीकरण हैं। ठीक, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर में जी की जगह पर माइनस जी लेके दिखा दिया इन्होंने कि इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, क्योंकि g का साइन यहाँ पर नेगेटिव ले रखा है ना, और तीसरा जो है वो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू -2gh। ठीक, लेकिन मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ये वाले समीकरण यूज नहीं करूँगा, मैं सारा का सारा काम इन्हीं समीकरणों से करूँगा। ठीक, बस इन चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगा कि मुझे a जो है प्लस जी के बराबर लेना है या a माइनस जी के बराबर लेना है। ठीक है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तो a को मैं प्लस जी लूँगा, और नीचे से ऊपर की ओर जा रही होगी तो a को जो है माइनस जी के बराबर लूँगा। ठीक, और जब वस्तु ऊपर से ड्रॉप की जाती है, ऊपर से छोड़ी जाती है, तब आरंभिक वेग u लूँगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका अंतिम वेग जो है हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेग है वो 0 लूँगा। ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आइए मैं एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान है ये। तो देखिए इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ कि एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए
और आपको यहाँ पर 3 बातें पूछ रखी है। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये मान लेते हैं कि धरती है, हमारी पृथ्वी की सतह है, और कगार मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट पर कोई चीज़, हम ये मान लेते हैं कि ये कगार है। ठीक, इस कगार पे ये कार है हमारी। ठीक, ये कार जो है इस कगार से जब धरती पर आकर के गिरती है ना, तो यहाँ पर आपको दिया है कि समय कितना लेती है, 0.5 सेकंड। तो टी आपको यहाँ पर दे दिया 0.5 सेकंड। जो पहले आपको गिवन है वो चीज़ें सारे लिख दो। और यहाँ पर जी का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अगर ये ना दे रखा हो तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं। अब देखिए वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जी की डायरेक्शन में नीचे ही होती है, तो ए जो है वो प्लस जी के बराबर ही दिया जाएगा। तो ए जो है वो जी के बराबर है, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टी आपको दे दिया, ये दे दिया। और इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यानी इसका अंतिम वेग आपसे पूछ लिया है। जबकि यहाँ पर आरंभिक वेग देखिए ऊपर रेस्ट से आई है ना, ये ऊपर स्थिर अवस्था से आई है, तो आरंभिक वेग इसका 0 लेंगे, u इसका 0 ले लिया, और v जो है वो आपसे पूछा गया है। अब देखिए कि ये 3 सूत्र हैं, 3 समीकरण हैं, इन तीनों समीकरणों में से हमारा समीकरण कौन सा लगेगा। तो ये तो है नहीं भी हम उठा के कोई भी लगा देंगे। इसके लिए आप कैसे चेक करोगे कौन सा समीकरण लगाना, ध्यान से देखें। यहाँ पर 1 2 3 चीज़ें आपसे दे रखी है, चौथी पूछ रखी है। ठीक, तो टोटल 4 चीज़ें ही होती है हर एक समीकरण में। तो वो चारों की चारों चीज़ें जो है, चारों की चारों क्वांटिटीज जो है आपको उन समीकरणों में मिल जानी चाहिए। यानी यहाँ v u a और t। अगर मैं तीसरा समीकरण देखूँ, v है, u है, a है, लेकिन t नहीं है, तीसरा नहीं लगेगा इसमें। इसमें भी देखिए s हमारे पास नहीं है, दूसरा भी नहीं लगेगा। पहले में देखिए v u a और t चारों हैं, तो पहला समीकरण लग जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये चीज़ लिख करके और आपने सूत्र लिख देना है v बराबर u प्लस ए टी। तो v किसके बराबर हो जाएगा, u 0 प्लस ए हो जाएगा 10 और t 0.5। तो 10 को 0.5 से जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5। और वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 0.5 मीटर प्रति सेकंड। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट यहाँ पर थोड़ी जगह है मेरे पास, यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। कहता है 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या है। यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकंड ही तो लगा था, यानी इस वेग के दौरान इसकी औसत चाल क्या है। जब त्वरण एक समान हो ना, तब हम औसत चाल का एक सूत्र लगाते हैं, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र होता है आरंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। ये सूत्र तभी लगता है जब त्वरण एक समान हो। ठीक, तो अब देखिए आरंभिक वेग कितना 0, अंतिम वेग कितना, अंतिम वेग अभी आपने निकाल दिया ना 5 बटे में ये सूत्र वाला 2, 5 बटे 2 कितना हो गया 2.5। औसत चाल, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये सेकंड पार्ट सोल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब हम थर्ड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। ये कहता है धरती से कगार की ऊंचाई, यानी ये वाली हाइट आपसे पूछ ली गई है। ठीक, ये ऊंचाई आपसे पूछ ली गई है। तो अब देखिए कि थर्ड पार्ट में अगर इस भाग में देखें ना, तो 3 चीज़ें तो हमें दे रखी है, टी, ए और यू। ठीक है, और एच पूछ ली। तो अब हमें ऐसा सूत्र ढूंढना होगा जिसमें टी, ए, यू और एच ये चारों चीज़ें हों।
ठीक। h मीन्स कि यहाँ पर ये h दूरी है, ठीक। तो s u a और t, s u a और t यानी सेकंड सूत्र हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार यहाँ से रब कर लेता हूँ, ठीक है। और अब सोल्व करते हैं इसको। तो पहले सूत्र लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s तो किसके बराबर है, h के बराबर है। तो h बराबर u कितना है, 0 है, ठीक, इंटू t, t 0.5 है, प्लस हाफ a आपको दे रखा 10 गुणा में टी स्क्वेयर मीन्स कि आपका समय है 0.5 और इसका स्क्वेयर, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वेयर 0.25, ठीक। तो ये 2 5 ज़ा 10 और 5 की 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 इतना मीटर आ जाएगा। तो ये ऊंचाई आ जाएगी 1.25 मीटर। तो इस तरह से देखिए हमने तीनों पार्ट बिल्कुल आसानी से सोल्व कर दिए हैं। तो अब आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। अब एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए। यहाँ पर दो पार्ट आपसे पूछ लिए हैं कि पहले पार्ट में वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो देखिए पूरी स्टेटमेंट को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी की सतह है, ठीक है, पृथ्वी का सरफेस है और एक वस्तु यहाँ से फेंकी गई है बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर और फाइनली यहाँ तक वस्तु पहुँच जाती है, ठीक। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी दे रखी है यानी जो ऊंचाई दे रखी है वो 10 मीटर है। यहाँ से ये 10 मीटर की ऊंचाई है, ठीक। तो जो विस्थापन है या ऊंचाई जो है वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक। अब वस्तु के वेग की दिशा कौन सी है, वेग की दिशा तो ऊपर ही होगी, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा ही नीचे की तरफ रहती है, ठीक। तो इस केस में जो है ए जो है वो किसके बराबर लिया जाएगा, -g के बराबर यानी -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर लिया जाएगा, ठीक है। अब आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो वस्तु फेंकी गई, यानी यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से हुई है ना, तो अब आरंभिक वेग ये है और ये पूछ लिया है, ठीक। और उच्चतम बिंदु जो है वो कितने 10 मीटर पे है, यानी 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वस्तु का जो वेग होता है वो क्या होता है, 0। शुरू में यहाँ थी, अंतिम पॉइंट यहाँ पे है, तो अंतिम वेग ये होगा, ठीक। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेग क्या होता है, 0 होता है। उच्चतम बिंदु पे वेग क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो अब आपसे यू पूछ लिया, आरंभिक वेग पूछ लिया है, ठीक। अंतिम वेग 0 आपको दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड। हम इसकी इकाई लगा देते हैं। एस यानी एच जो है वो आपको दे रखा है 10 मीटर और क्या दे दिया, ए जो है वो -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब यू वी एस और ए, ठीक, ये कौन से सूत्र में मिलेंगे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS। इस सूत्र में चारों चीज़ें हैं तो ये वाला लगेगा, ठीक। तो बाय यूजिंग
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as। अगर ये यूज़ करेंगे तो v कितना है 0, तो 0 स्क्वेयर माइनस u हमें फाइंड आउट करना है, तो u की जगह u ही रख दो, बराबर 2a। और यहाँ पर a कितना है -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेयर है, और 2a और s कितना है 10 है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि माइनस यू स्क्वेयर बराबर 9.8 को 10 से गुणा करेंगे 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196, और ये माइनस का साइन। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यू स्क्वेयर बराबर 196 है, तो यू बराबर 196 का वर्गमूल आ जाएगा, और 196 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 14। तो यू का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यू कितना आ जाता है 14 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर चुके हैं। तो आरंभिक वेग जो इसका कितना है 14 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में कहता है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, कि यहां से जब यहां तक जाएगा तो समय कितना लेगा। ठीक, यानी अब इस बार आपसे टाइम पूछ लिया है क्या होगा। तो जो गिवन है वो चीजें हैं v s a। ठीक, तो टाइम आपको बताना है। तो ऐसा समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्योंकि आपके पास u भी आ गया ना, ठीक है, u भी आपके पास आ गया है, तो हम सिंपल पहला समीकरण लगा देते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो हो गया 0, u कितना है 14, प्लस a कितना है, a है -9.8 इंटू टी, टी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो ये 9.8t लेफ्ट में आ जाएगा, तो 9.8t बराबर 14। ठीक, तो यहाँ से t बराबर 14/9.8, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 140/98। ठीक, तो 140/98 को जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.43, और टाइम निकालने टाइम आएगा सेकंड में, इतना सेकंड का समय इसमें लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे एनसीईआरटी अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है इसी टॉपिक पर आधारित है। ये कहता है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या है। तो देखिए हम इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं कि ये मान लेते हैं मीनार है। ठीक, और इसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर। ठीक, और यहां से हम कोई पत्थर छोड़ते हैं। ठीक, तो ये कहता है कि जब फाइनली ये यहां पर आकर के टकराएगा तब इसका वेग क्या है। ओके, अब ये चीज़ तो हमें डायरेक्ट दे दी हाइट, तो अब कई चीज़ें हिडन है उनको पहचान लेते हैं कि आरंभिक वेग यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में नहीं दिया होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। जब ऊपर से कोई चीज़ ड्रॉप कर रहे हैं छोड़ रहे हैं तो इसका आरंभिक वेग कितना है 0, और इसका त्वरण जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और जब नहीं दिया हुआ कुछ तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और अगर 10 दे रखा हो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं कि एक तो आपको s दे दिया जो किसके बराबर है 19.6 मीटर के बराबर है। u आपको
इनडायरेक्टली दे दिया है 0 मीटर प्रति सेकंड। v आपसे पूछ लिया है, ठीक। a आपके पास अवेलेबल है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब आप कौन सा सूत्र लगाओगे कि आपके पास सूत्र कौन कौन से हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक। ये सूत्र है। तो आपके पास v है, u है, a है और s है। तो t नहीं है तो इसका मतलब पहले दो सूत्र तो नहीं लग पाएंगे, ठीक है। तीसरा सूत्र लगा v, u, a और s। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये वाला सूत्र लगा दो बस, ठीक। तो v आपको फाइंड आउट करना है, तो v की जगह तो v रखो, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर यानी 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a की जगह रख देता हूँ 9.8 इंटू s कितना है 19.6, ठीक। तो यहाँ पर वी स्क्वेयर बराबर 9.8 को 2 से गुणा करूँगा तो ये भी 19.6 आएगा इंटू 19.6। अब वी स्क्वेयर बराबर ये है तो वी बराबर क्या आएगा? वी बराबर 19.6 गुणा 19.6 का वर्गमूल आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर पेड़ तो सीधा ही बन गया, तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो वी कितना आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब आगे एनसीईआरटी अभ्यास का अगला क्वेश्चन है कि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें ग्राफ की सहायता से सोल्व करना, तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है कि ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई यानी विस्थापन आपको ज्ञात करना है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए आपको वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपको ड्रा करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए कि यहाँ पर जो आरंभिक वेग है जो हमें दे रखा है वो कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड है, और क्योंकि पत्थर जो है ऊपर की तरफ फेंका गया है तो इसका जो अंतिम वेग होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी जो अंतिम वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक। अब आपको क्या ज्ञात करना है? एस यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, अधिकतम ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है, ठीक। तो वेग जो है यहाँ पर 0, और ये मैं ले लेता हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड और 50 मीटर प्रति सेकंड। वेग किस में ले लेते हैं? यहाँ पर इसकी इकाई लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और समय हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो समय के लिए जो है हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कि ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो ए जो है वो -g के बराबर लिया जाएगा, यानी -10 मीटर प्रति सेकंड जो है यहाँ पर समय होगा। ये निशान थोड़ा छोटा लगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर t फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपल पहली इक्वेशन लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0, u कितना है 40 प्लस a -10 इंटू टी। तो यहाँ से t आपका आ जाएगा -10t बराबर 40, -10t बराबर -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t बराबर
40/10 यानी 4 सेकंड जो है आपके पास समय आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ग्राफ अच्छा लगे इसके लिए मैं यहाँ पर 1 सेकंड ले लेता हूँ, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड, ये ऐसे ले लेता हूँ। ठीक, अब जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि जब समय 0 है तब आरंभिक वेग कितना 40, और जब 4 है तो 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा, एक सीधी रेखा यूं। ठीक, और अब जो अधिकतम ऊंचाई जो है, अधिकतम ऊंचाई या विस्थापन जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर ग्राफ के बराबर होगा, ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। तो ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, इसको मैं पॉइंट ओ कह देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, ये बी है, थोड़ा सा देख लेना इसको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार ओ ए, ऊंचाई कितनी ओ बी, तो ये हो जाएगा 1/2, आधार हो गया 4 और ऊंचाई होगी इसकी 40। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 40 दूनी 80, तो 80 मीटर जो इसकी अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, तो अगर आपको ये ग्राफ की हेल्प से ना कैलकुलेट करना होता तो आप यहाँ पर सीधा ही एक इक्वेशन आप लगा सकते थे, v² - u² = 2as। ठीक, तो आप इस इक्वेशन से डायरेक्ट जो है यहाँ से s निकाल सकते थे। ठीक, वो भी कितनी आएगी, 80 आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक, लेकिन क्योंकि ग्राफ का यूज़ करना है तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। दूसरा ये कहता है कि नेट विस्थापन, नेट विस्थापन में क्या होता है, तो अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि अगर मान लिया वस्तु यहाँ से चली और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने 80 मीटर का जो है विस्थापन तय किया, और अगर ये वापस उसी बिंदु पर आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर वैसे इनको देना चाहिए था कि वापस उसी बिंदु पर आए, तो लेकिन जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो उसी हिसाब से सोल्व कर रखा, तब मैं उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करवा देता हूँ। कि जैसे मान लिया वस्तु हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के बाद वापस लौट करके अगर आरंभिक बिंदु पर आती है तो विस्थापन क्या होगा, अब फिर शुरू वाला बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो उस केस में नेट विस्थापन क्या हो जाएगा, नेट विस्थापन जो है इस केस में 0 हो जाएगा। और चली गई दूरी, दूरी में देखिए 80 मीटर जाना और 80 मीटर आना, जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 80 मीटर प्लस 80 मीटर यानी 160 मीटर जो है कुल चली गई दूरी हो जाएगी। ठीक है, यदि वस्तु वापस उसी बिंदु पर लौट करके आती है तो यहाँ पर लिख देना आपने। ठीक है, यदि वस्तु वापस अपने आरंभिक बिंदु पर आती है तो नेट विस्थापन ये और दूरी ये। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमारे जो अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 ये दोनों ही इन्हीं तीनों इक्वेशंस पर आधारित है। आप चाहो तो इनको सॉल्व कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है इन दोनों का सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा जो है इससे पहले जो है एक क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड है, ये भी हमने पहले सोल्व नहीं किया, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ये तीनों न्यूमेरिकल्स और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।